अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। मार्कर तो दे देना भाई। कल वाला किधर है पाउच? नूर कल वाला पाउच यार, कल वाला पाउच पूछ रहा हूँ। कल एंड कहाँ किया था? हाँ, नॉन एडजस्टिंग। दो ये छोटी छोटी सी अलग अलग हेडिंग्स हैं, डिविडेंड है और एक और छोटी है। FR1 आपका बस ये पास हुआ पड़ा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो फाइनल डिविडेंड है वो अगले साल के शुरू में होता है, तो उसको पर अगले साल के शुरू में रिकॉर्ड करते हैं या पिछले साल ही रिकॉर्ड कर देते हैं? पिछले साल रिकॉर्ड करते हैं भाई, अगले साल ही रिकॉर्ड करेंगे ना जब डिक्लेयर होगा। तो अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है तो जब डिक्लेयर हो रहा है तब एंट्री करें या पिछले साल ईयर एंड पे एंट्री कर दें? जब डिक्लेयर हो रहा है तब एंट्री कर दें, यानी ईयर एंड के बाद डिविडेंड का डिक्लेयर करना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इसमें लिखें अंग्रेजी, डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड, declaration of equity dividend after reporting period is a non-adjusting event, because no obligation exists at end of reporting period. अगर ईयर एंड के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सच डिविडेंड्स आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स, ईयर एंड के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो नॉन एडजस्टिंग है। डिविडेंड पे करना ईयर एंड पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर नहीं किया था। डिविडेंड देना जिम्मेदारी कब बनता है? जब डिक्लेयर करें। तो ये मतलब था इस अंग्रेजी का। बस ये इतनी ही थी अंग्रेजी, लास्ट छोटी सी अंग्रेजी IS 10 की बस। इसका मतलब है कि ये बस नोट्स में डिक्लेयर हो जाएगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम डिस्क्लोज ही करते हैं ना तो ये नॉन एडजस्टिंग है, ये डिस्क्लोज होगा बस। डिविडेंड क्या? FR1 में जब हम लोग डिविडेंड की एंट्री करते हैं तो कब करते हैं डिविडेंड की एंट्री? जब डिक्लेयर होता है ना। तो 2024 का फाइनल डिविडेंड 25 में डिक्लेयर हो रहा है तो 25 में एंट्री करते थे, उसकी 24 में तो नहीं करते थे। नहीं, देखो क्या हर साल कंपनी ने लाजमी डिविडेंड देना होता है? नहीं, तो फिर वो साल से रिलेटेड कैसे हुआ? ना दे डिविडेंड, 10 साल डिविडेंड ना दे। तो डिविडेंड देना जिम्मेदारी तब बनेगी जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो अगर ईयर एंड पे डिक्लेयर नहीं हुआ तो बस फिर उस ईयर एंड पे जिम्मेदारी भी नहीं है। गोइंग कंसर्न में ना, अच्छा जब कोई SOFP बना रहे हैं और उसमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स अलग अलग शो कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या है कॉन्सेप्चुअली? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है।
नॉन करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल बाद जाके पे होंगी। तो बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा तो नॉन करंट एसेट्स है ना। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी को आपने एफआर 1 में पढ़ी, कहीं पर कोई नोट या बैलेंस शीट में एक लाइन ऐसी कि हमारा बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा ही चलेगा नहीं। तो फिर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और उसमें नॉन करंट एसेट्स दिखा रहे हैं, तो हमारा नॉन करंट एसेट्स दिखाना ये शो कर रहा है कि हमने 1 साल से ज्यादा चलना है। इस अजम्पशन को गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहते हैं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस कंसर्न चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर कोई वाकया हो जाए ऐसा, मिसाल के तौर पे एक डेटर था, सारी जिंदगी कमाए पैसे इसके ऑर्डर पे लगाए और इसको सारी चीजें उधार पे बेच दी, कुछ 700 मिलियन, और ये हो गया बैंकरप्ट। तो और रीजन पहले से इसके हालात खराब थे। तो इस डेटर का बैंकरप्ट होना एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, एक और मिसाल, ईयर एंड पे हमारी एक फैक्ट्री है, इनफैक्ट एक ही फैक्ट्री है, और ईयर एंड के बाद फ्लड से वो फैक्ट्री गायब। तो एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। एक मिसाल एडजस्टिंग है, एक मिसाल नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन इन दोनों में कॉमन बात यह है कि हम गए, अब हम नहीं बचते, हमारा बिजनेस नहीं बच सकेगा। तो ईयर एंड के बाद कोई ऐसा इवेंट हो, चाहे एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, मैनेजमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा सर्वाइवल है या नहीं है। अगर नहीं है, इररिस्पेक्टिव के वो इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, अगर बिजनेस को अब लग रहा है कि बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अब नहीं चल सकेगी, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। करंट नॉन करंट सब खत्म हो जाता है, सब करंट हो जाता है। वो आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन आपके स्कोप में सिर्फ ये एज अ डिस्कशन हो सकता है कि ईयर एंड के बाद कोई इतना बड़ा इवेंट हो जाए जिससे बिजनेस का सत्यानाश होने वाला हो और बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल लग रहा हो, तो फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फिर से चेक कर ले, और अगर अब वो वैलिड नहीं लग रही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बेसिस चेंज कर ले। इसी बात को अंग्रेजी में लिख लें, अंग्रेजी में अर्ज किया लिखें। बनानी क्यों है? अरे ईयर एंड तक तो है ना, ईयर एंड तक तो मौजूद है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो 2025 की बननी है, अभी बना रहे हैं हम, जो 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। हाँ, अगर बाद का वाकया इतना बड़ा है, चाहे वो वाकया एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, अगर उस वाकये की वजह से हमारा बिजनेस सर्वाइवल मुश्किल लग रहा है, अगले कुछ महीनों में बंद हो जाएगा, तो हम 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। लिखें, इसकी अंग्रेजी लिखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड on the basis of, financial statements are prepared on the basis of going concern assumption. If after reporting period, if after reporting period if any event, क्या लिखा मैंने, going concern basis, अच्छा इफ बोल दिया था, नहीं इफ दोबारा नहीं लगाए, इफ आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एनी इवेंट indicates, any event indicates that going concern assumption is no longer appropriate, is no longer appropriate, अगर इवेंट कोई ऐसा हो जाए जिससे ये लग रहा हो कि अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं चलेगी, अब बिजनेस सर्वाइव करता नजर नहीं आ रहा, then basis for preparation of financial statements shall be changed. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बेसिस बदल जाएंगी। ये आपके स्कोप में नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूं कि बैलेंस शीट में सारा कुछ करंट हो जाता है और सारा कुछ रियलाइजेबल वैल्यूज पे आ जाता है। ये आपके स्कोप में नहीं, वैसे बता रहा हूं कि बेसिस ही बदल जाती है, यानी कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड सब खत्म, सारा कुछ करंट और सारा कुछ रियलाइजेबल वैल्यूज पे आ जाता है। अच्छा, एक तो ये तो हुई आईएएस की अंग्रेजी जो आपको बताइए। अब आपको मैं एग्जाम नोट आपके लिए बता रहा हूं, मेरी बात सुन लें बस, और फिर अपने आप को अपनी जबान में बता दें। मैं ये लिखवा नहीं रहा, आपको बताऊंगा, आपने अपने आप को जिस जबान में बताना है फिर लिख लीजिएगा। स्टूडेंट के लिए टिप ये है कि अगर कोई इवेंट सवाल में आता है जो बहुत बड़ा इवेंट लग रहा हो, यानी उस इवेंट पढ़ के आपका भी दिल घबरा रहा हो, वैसे तो वो बिजनेस के साथ हो रहा होगा, आप तो सुकून से बैठे होंगे, लेकिन आपका भी दिल घबराने लग जाए,
अगर इतना बड़ा खतरनाक इवेंट हो रहा है तो फिर आप उस इवेंट को एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बताने के बाद दो अंग्रेजी की लाइनें और लिख देंगे, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। पहले इतना बता दें, पहले इतना अपने आपको बता दें कि अगर इवेंट कोई बहुत खतरनाक लग रहा है जिससे आपको पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल में है, तो आप उस इवेंट का एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट बताने के बाद ये फॉलोइंग अंग्रेजी की लाइनें लिखेंगे। अंग्रेजी की लाइनें आपको बता देता हूं लेकिन उससे पहले आपकी वाली हरकत फिर दोहरा रहा हूं, तीसरी दफा बता रहा हूं कि कोई इवेंट ऐसा हो जो इतना तबाहकुन किस्म का इवेंट हो कि आपको ये लग रहा है कि बिजनेस नहीं बचेगा, तो उस इवेंट के एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग बताने के बाद आप फॉलोइंग दो लाइनें भी लिख देंगे। या आपको एग्जाम टिप बताइए, फॉलोइंग दो लाइनें भी लिख देंगे तक पहुंचे तो बताएं, मैं फिर अंग्रेजी बताता हूं। हाँ जी लिखवाऊं। सिंस द इफेक्ट ऑफ इवेंट, सिंस द इफेक्ट, सिंस द इफेक्ट ऑफ इवेंट on business operations, on business operations is significant, is significant, therefore management should reassess, therefore management should reassess whether going concern assumption is appropriate or not. हाँ जी लिखिए अंग्रेजी। IS 10 खत्म। अब ना इसकी प्रैक्टिस दो तरह की है, एक तो है एमसीक्यूज, वो सामने स्क्रीन पे खोलता हूँ, फिर है इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कभी कभार आता है, आखिरी भी मेरे ख्याल में 2021 में शायद आया था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्व करने की नसीहतें बता के एक या दो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी सामने ही कर देता हूँ। पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। IS 10 खत्म। नूर ये बहुत श्रिंक नहीं है, मेरे ख्याल में तो यहां तक आ रहा होता है। हाँ ये तो रीडेबल है ना। ऑटम 25 में कोई था नहीं इसका एमसीक्यू। स्प्रिंग 25 में
हाँ जी। नंबर वन ये है कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया ईयर एंड यानी आईएस 10 फेज में, और इसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और दूसरा है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर है, वो भी डिक्लेयर नहीं किए। तो विच ऑफ द अबव आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स? मेरा तो ख्याल है वन, देखता हूँ, चेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वन है। बोथ आइटम्स। अच्छा जी, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता था। चले मैं इसको अभी साथ साथ अभी ये करके इसको मैं साथ चेक करता हूँ, शायद ये किसी और आईएएस में देखूं। नंबर वन तो बाहर डिस्क्लोज होना है, नंबर टू मैं भी देखता हूँ आज की क्लास में चेक करता हूँ। अच्छा नंबर थ्री, बस स्प्रिंग 25 में एक एमसीक्यू था। ऑटम 24 ऑटम 24 में कोई भी नहीं था। स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 24 में भी कोई नहीं है। ऑटम 23, ऑटम 23 में भी कोई नहीं है। हाँ जी, ये सामने आ गया है सवाल, स्प्रिंग 23। हाँ जी, पढ़ ले तो बताऊं। देखिए अगर दो एडजस्टिंग है तो फिर बाकी दो नॉन एडजस्टिंग है। और ये मैंने नॉन एडजस्टिंग की पहली ही मिसाल लिखवाई थी, डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पहली ही मिसाल थी। और ये कोई तीसरी चौथी मिसाल थी कि हम कोई मेजर ऑपरेशन क्लोज डाउन कर रहे हैं और उसको अनाउंस करना। तो ये और ये नॉन एडजस्टिंग है। तो अगर ए और सी में थोड़ा डाउट भी है तो ये तो पक्के पक्के नॉन एडजस्टिंग है, तो मैंने मिसालें लिखवाई थी। तो ए और सी एडजस्टिंग है। सी एडजस्टिंग है, ये भी आपको मैंने एक मिसाल लिखवाई थी एडजस्टिंग की, कि पुराना कोई मसला था और उसकी सेटलमेंट हुई ईयर एंड के बाद। बेशक मिसाल मैंने कोर्ट की बताई थी कि कोर्ट केस सेटल हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, बार बार सेटल कर लिया हमने। तो एक पुराना मसला था जिसको हमने ईयर एंड के बाद बार बार सेटल कर लिया, तो ये एडजस्टिंग है। और ये अभी आपको वर्डिंग इसकी मुश्किल लगेगी, लेकिन आईएस 37 में ये काम हमने बहुत सारे पढ़ने हैं, प्रोविजन फॉर डैमेजेस। तो ये आईएस 37 पढ़ने के बाद ये आपको बहुत अपना अपना सा लगेगा पॉइंट। तो ए और सी एडजस्टिंग। अगर अभी आपको ए और सी की वर्डिंग इतनी समझ नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, बी और डी पक्का नॉन एडजस्टिंग है, तो बस फिर ए और सी एडजस्टिंग। ऑटम 22 में कोई नहीं है।
हाँ जी, स्प्रिंग 22। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एडजस्टिंग? हाँ जी, ए और डी, ये मैंने आपको दोनों नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स में लिखवाया था कल। इनकम टैक्स रेट में चेंज हो जाए, नॉन एडजस्टिंग है। और ये पहले तो भी पिछले सवाल वाला सेम पॉइंट है, हमने एक सेगमेंट क्लोज डाउन कर दिया, एक फैक्ट्री क्लोज डाउन कर दी, लेकिन उसको अनाउंस ईयर एंड के बाद किया, तो नॉन एडजस्टिंग। और वैसे प्रैक्टिस के लिए बी और सी देखें एडजस्टिंग क्यों है। सी ये एडजस्टिंग के लिए मिसाल लिखवाई थी कि ईयर एंड के बाद हमें एक फ्रॉड पता चला जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, ये पता चला। तो वही मिसालें हैं जो लिखवाई हैं आपको, तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं मिसालें। स्प्रिंग 22 यही है। हाँ जी, ऑटोमिक्स। हाँ जी, पहला और आखिरी, बिल्कुल ठीक है। इनमें से कौन से दो इवेंट्स हैं जो कि रिक्वायर एडजस्टमेंट इन अमाउंट, यानी इनमें से कौन से दो एडजस्टिंग हैं? तो ये नॉन एडजस्टिंग की मिसाल में लिखवाया है, ये आपको अभी आज की क्लास के शुरू में लिखवाया, ये एडजस्टिंग की एग्जांपल में लिखवाया था, ये भी एडजस्टिंग की एग्जांपल में लिखवाया था। तो पहली और चौथी। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अभी अलग से करता हूँ। ऑटम 20 में कोई नहीं है। स्प्रिंग 20 में कोई नहीं है। ऑटम 19 में भी कोई नहीं। पढ़ा जा रहा है? ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज तो इसके इतने ही थे। इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और उस शॉर्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट डिस्कशन की ही होगी कि अब इवेंट्स की ट्रीटमेंट डिस्कस कर दें। उसकी टिप्स ये हैं कि आप जो आंसर कर रहे हो, आप चाहे वो पॉइंट्स में करें चाहे पैराग्राफ की शक्ल में करें, बस आपके आंसर में ना तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक आपका फतवा कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, दूसरा उसकी रीजन कि क्यों एडजस्टिंग क्यों नॉन एडजस्टिंग, और तीसरा कि करना क्या है, ट्रीटमेंट। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फतवा कि आपके जवाब में हो कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसकी रीजन कि आप क्यों कह रहे हैं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है, और तीसरी चीज ट्रीटमेंट। अब आप ये चाहे चीजें बुलेट पॉइंट्स में लिख दें चाहे पैराग्राफ में लिख दें, बस आपको ऐसा जबानी याद हुआ, ऐसा दिल में रच बस गया कि कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। IS 10 का अगर डिस्कशन वाला सवाल हो तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे, और उनकी डिस्कशन करनी होगी। तो अब आप डिस्कशन में सलाम दुआ करें, अंकल आंटी का हाल पूछें ना पूछें, वो आपका मसला है, लेकिन आपके जवाब में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कहने की रीजन क्या है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये आपके जवाब में तीनों चीजें जरूर हों, चाहे बुलेट पॉइंट की शक्ल में चाहे पैराग्राफ में, लेकिन ये तीन चीजें जरूर हों। अच्छा अच्छा, नहीं, अब जैसे डेटर का एक बैंकरप्ट होना है, और सवाल में मेंशन होता है कि फ्लड की वजह से इसका बिजनेस इफेक्ट हुआ, तो अब आप बताएंगे कि जो बैंकरप्ट हुआ ये नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि इसका बिजनेस फ्लड की वजह से तबाह हुआ है जो कि जुलाई में आया है। ये रीजन बता, मतलब सवाल से रीजन निकाल के देनी है, सिर्फ ये लाइन नहीं बतानी कि रीजन ईयर एंड के बाद आया, सवाल से रीजन निकाल के देनी है। और कुछ इतने ऑब्वियस हैं कि वो IS की क्लियर मिसाल है, तो उसके बारे में बस इतना कह देना काफी है कि IS 10 ने इसको नॉन एडजस्टिंग कहा है। हाँ जी, लिखिए टिप्स। अच्छा, पहले आप अभी सिर्फ ये लाइन से ऊपर ऊपर पहला पैराग्राफ पढ़िएगा, और फिर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद डब्बे के अंदर घुसेंगे। पहले ये पहला पैराग्राफ पढ़िए। ये स्प्रिंग 21 का सवाल है, आखिरी यही आया था।
हाँ जी, IS 10 वैसे तो सबको आसानी से पता चल जाएगा, मतलब ये जो मैं बताने लगा हूं ये ना भी लिखें बेशक। IS 10 का सवाल पहचाना जाता है जब ईयर एंड के बाद के वाकयात बताएं तो पता चल जाता है IS 10 का सवाल है। हम इस वक्त डिस्कशन करते हुए फर्स्ट स्टेप पे खड़े, यानी जनवरी गुजर चुका है, लेकिन फाइनलाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर 20 की। तो ये IS 10 फेज में मौजूद है हम, और सीईओ साहब ने आपसे कुछ बातें पूछी हैं। अब उनकी बातें ये डब्बे के अंदर हैं और एग्जामिनर आपको 8 नंबर देने को तैयार है। डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स। तो अब इसकी प्रेजेंटेशन भी यही है कि आपका आंसर भी 3.1 2 3 4 के लिए अलग अलग हो। ये मैं बाद में बताता हूं। हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स वुड बी ट्रीटेड या कुछ भी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। सपोर्ट योर आंसर विद जस्टिफिकेशन। ये ना भी कहता तो भी हमने रीजंस बतानी है। ये मैंने अभी नहीं रिलेट किया। तो ईच ऑफ द अबव इवेंट्स को हमने डिस्कस करना है 31 दिसंबर 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। ये नेट प्रॉफिट वाली बात अभी समझाता हूं, और सवाल पढ़ के आइडिया हो रहा है कि इसमें IS 10 फेज है, और मैंने खालिस IS 10 में बस वही सवाल रखे हुए किताब के अंदर जो IS 10 के ही हैं, वरना इसके सवालों में IS 37 अक्सर मिक्स होता है, तो वो फिर IS 37 में डिस्कशन हो रही होगी। तो ये खालिस IS 10 का ही सवाल था। अब डब्बे के अंदर आ जाते हैं, डब्बे का पहला पैराग्राफ, और फिर एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते जाते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ें डब्बे का। यहां तक पढ़ लिया। पॉइंट 1, हाँ जी पढ़ लिया। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट बस ये होती है ना कि अब इवेंट्स अब मैटर्स को डिस्कस कर दें, और ये सीईओ की तरफ से आपको चिट्ठी ना मिली होती, ये सीईओ ने आपको मुखातिब करके कहा होता कि मैं बड़ा परेशान हूं, देखो कितना मुश्किल वक्त गुजरा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम फॉलोइंग काम करें तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर इस स्टाइल का सवाल ना होता तो इसको बस स्ट्रेट हम एडजस्टिंग है नहीं है इस तरह आंसर कर देते, लेकिन अब अच्छा तमीज वाला आंसर ये होगा, प्लस डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स, हाउ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हम आंसर में ना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग तो बताएंगे, लेकिन एक तमीज वाला आंसर ये होता है कि जो सवाल की वर्डिंग सवाल की सिचुएशन के मुताबिक आंसर हुआ हो। जैसे पहले आपसे स्ट्रेट पूछता हूं, पॉइंट 1 एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग, तो अच्छा क्यों है? क्योंकि IS 10 ने क्लियरली कहा है कि ईयर एंड के बाद टैक्स रेट चेंज हो तो नॉन एडजस्टिंग है। अब अगर ये सिनेरियो इस तरह का ना क्रिएट किया होता ना, तो इसका जवाब बिल्कुल स्ट्रेट करते कि IS 10 के मुताबिक इनकम टैक्स रेट्स का या लॉस का चेंज हो जाना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और इसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है, फुल स्टॉप। लेकिन अब जिस तरह का सिनेरियो सवाल में बनाया है, तो उसका एक तमीज वाला आंसर ये होगा कि सीईओ साहब किस उम्मीद से आपको ये लेटर लिख रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि फॉलोइंग काम हम कर लें तो उससे नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा। तो अब हमारे जवाब में ना इस बात का जिक्र आना चाहिए, और इसको इंश्योर करने के लिए एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट में भी लिखा है कि डिस्कस करें कि नेट प्रॉफिट इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगर स्ट्रेट सवाल होता तो पॉइंट 1 का आंसर होता कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि IS 10 ने चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट को नॉन एडजस्टिंग कहा है, देयरफॉर इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। लेकिन अब इस सिचुएशन की वजह से इसका आंसर हम ये करेंगे कि चूंकि IS 10 ने इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहा है, तो हम रिड्यूस इनकम टैक्स रेट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ सकेगा। अब ये इस तरह से आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में उसने सवाल बनाया ना, अब जैसे 8 नंबर है और 4 पॉइंट हैं, तो वैसे तो आगे अज्यूमिंग के बराबर पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट के 2 नंबर हो गए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस स्टाइल में बताएगा तो फिर उसको हो सकता है पूरे 2 नंबर मिले, वरना अगर वो स्ट्रेट कह देगा नॉन एडजस्टिंग है तो हो सकता है फिर 1 नंबर मिले। तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने आंसर बनाना होता है, ये तमीज वाला आंसर है। तो इसलिए इसको नॉन एडजस्टिंग कहना काफी नहीं था, इसको नॉन एडजस्टिंग कह के साथ सीईओ को ये भी तसल्ली देनी है कि नहीं सॉरी भाई हम नहीं कर सकते, तो नेट प्रॉफिट जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं वो नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही है? पॉइंट 1 पे कोई इतराज? जी नहीं, कैसे गलत कैसे हुआ? जब गलत क्यों? नहीं गलत किस लिए कह रही हैं आप? तो बेटे IS जब कह रहे हैं नॉन एडजस्टिंग है तो फिर गलत कैसे है? जब जब एक चीज IS को हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर गलत कैसे है? नहीं IS को क्यों हटा दें? अच्छा आप ये पूछ रही हैं कि जब टैक्स रेट्स कम हो ही रहे हैं और 2020 पे भी हमने काम ही करना है, ये पूछ रही है ना आप? इसमें ना 2 IS हैं, एक IS 12 है, IS 12 पढ़ना है हमने आगे चल के तो तब पता लगेगा, बल्कि लग पता जाएगा। IS 12 बहुत तगड़ा IS है। तो उसमें IS ने कहा हुआ है कि हमने वो रेट्स और लॉज लेने होते हैं जो ईयर एंड पे एक्टिव हैं। एक तो IS 12 ने क्लियर हुक्म दे दिया, फिर उसी की सपोर्ट में IS 10 ने भी कह दिया कि जब IS 12 कह रहा है कि ईयर एंड वाला रेट लेना है तो बेशक बाद में रेट चेंज होते हो, आप इग्नोर करें उनको, नॉन एडजस्टिंग करें। तो IS के कहने की वजह से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। टैक्स रिफंड मिलता है, ये IS 12 में आएगी बात कि पुराने किसी साल का मसला अगर रिजॉल्व हो तो IS 12 में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 जी। जी
लेकिन हम आईएस की बात ही मान रहे हैं ना, और ये जो नॉन एडजस्टिंग चीजें हैं ये डिस्क्लोज तो नोट्स में हो ही रही होंगी, लोगों को तो हम बता ही रहे होंगे। और इन नए रेट्स का, ये जो नए रेट्स हैं इसका डेफर्ड टैक्स में कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा, वाइस 12 में पढ़ेंगे हम लोग जी। $0.2 का रेट चेंज हो रहा है ईयर एंड के बाद। अच्छा पहले तो इस अंग्रेजी का मतलब देखें, एक अंग्रेजी में ही कुछ परेशानी आ जाती है। ये जो 162 है ये ईयर एंड के बाद हुआ है या ईयर एंड पे हो गया था? हाँ यही ना, ये सवाल दोबारा। 162 का $1 ईयर एंड पे ही हो गया था या ईयर एंड के बाद हुआ है? ईयर एंड पे कितना था? लेकिन वो तो कह रहा है कि 31 दिसंबर पे बढ़ के 162 हो गया। ये पूरी बात एक है, 150 पर डॉलर एज ऑन 31 दिसंबर 20, ये एक चीज है। और अंग्रेजी ये कह रहा है कि एक्सचेंज रेट कितने से 150 रुपए पर डॉलर एज ऑन 31 दिसंबर 20 हैज राइजन टू 162। कब बढ़ा है? ईयर एंड के बाद, क्योंकि सारी बातें ईयर एंड के बाद वाली हो रही हैं। तो ये रेट ईयर एंड पे 150 था, ईयर एंड के बाद बढ़कर वो 162 तक पहुंच गया है। और ये चीज IAS 21 में पढ़ानी है आपको कि हमारे जो फॉरेन करेंसी डेटर्स होते हैं ना उनको हमने एक्सचेंज रेट पे अपडेट करना होता है, ये पढ़ेंगे। बहरहाल पहले जुमले से ही IAS 10 वाली बात क्या है? हाँ, तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि सिंस एक्सचेंज रेट का ईयर एंड के बाद चेंज होना IAS 10 के मुताबिक नॉन एडजस्टिंग है, तो हम इस एक्सचेंज रेट चेंज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। ओके। तीसरा, हमारा डेटर जिसपे हम 40% को डाउटफुल समझ चुके थे, TL हैड प्रोवाइडेड 40% ऑफ हिज बैलेंस एज डाउटफुल रिसीवेबल। ईयर एंड पर कस्टमर के हालात खराब थे और हम 40% प्रोविजन बना चुके थे, लेकिन उसको ईयर एंड के बाद एक लोन मिला और उसकी वजह से उसने हमारे पैसे दे दिए, तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग। तो इसके अब हम रीजन ये नहीं कहेंगे कि IAS 10 के मुताबिक नॉन एडजस्टिंग है, इसका रीजन हम ये बताएंगे कि ईयर एंड पे वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में ही था, ईयर एंड के बाद लोन मिलने की वजह से उसकी हालत बेहतर हुई है, तो इसलिए डेट की रिकवरी नॉन एडजस्टिंग है। हम इसको बैड डेट ही ट्रीट रखेंगे, इस रिकवरी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, इसलिए नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये एडजस्टिंग होता तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम? बैड डेट रिवर्स कर देते ना, बैड डेट रिवर्स करते तो प्रॉफिट बढ़ जाता। तो चूंकि नॉन एडजस्टिंग है तो फिर हमने ना हर पॉइंट में ये जुमला जरूर लिखना है कि हम ये नहीं कर रहे होंगे या कर रहे होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये आंसर में जरूर आना है। पॉइंट 3 में कोई एतराज, की एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? पॉइंट नंबर 4, ये उसने एक शरारत की थी। ये एक IAS जब एक सवाल एक फ्लो में चल रहा होता है ना और कुछ फ्लो से हटके होता है तो वो स्टूडेंट्स की सोच वहां से जाती नहीं है, वो उसी फ्लो में सोच रहे होते हैं। मेरे अबू मेरे बड़े भाई को पढ़ाते थे ना, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, मेरे बड़े भाई को पढ़ाते थे तो मार बड़ी पड़ती थी बड़े भाई को, तो वो अब अबू के प्रेशर में वो बेचारे पढ़ा भी नहीं उनसे जाता था। तो मुझे तो नहीं याद, लेकिन बड़े को कुछ नहीं बात। तो अबू उनको पढ़ा रहे कि ये HEN, तो भाई ने बोला हैन, फिर अबू ने बोला HE, तो भाई ने कहा है तो अब उसी फ्लो में चल रहे थे HEN हैन, तो HE तो ही होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है। तो सवाल एक और फ्लो में चल रहा होता है और एग्जामिनर बीच में ना और अजीब सी चीज पूछ लेता है। तो अब ये पढ़े पॉइंट 4, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? ये IAS 10 ही नहीं है। इसमें ईयर एंड के बाद क्या हो रहा है? दिसंबर की बात हो रही है, ईयर एंड के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये IAS 10 का पॉइंट ही नहीं है, ये है IAS 20 का। इसमें गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप लोग तनख्वाहें दे दें तो उनमें से 25% हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन पहले ऑडिट कराना, उसके बाद वापस करेंगे, और इसमें कुछ महीने लग जाएंगे। अब यहां पर IAS 20 ये गवर्नमेंट ग्रांट है। हाँ हाँ, FR1 आपका पास बस हुआ पड़ा है, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे किसी खर्चे को हमें कह रही है कि हम रीइंबर्स कर देंगे। तो हाँ, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है। तो वो तो आपको भी याद ही होगा, रिकग्निशन। गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कब कर लेनी चाहिए? इसकी 2 कंडीशंस हैं, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो के नंबर 1 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और ग्रांट मिल जाएगी। तो अब इसमें चूंकि पहली दफा ये गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की ऑफर की है और
इसमें कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है, ऑडिट होगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट वाले देखेंगे, इसमें महीनों लग जाएंगे। तो इसके आंसर में एक सेफ आंसर ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि हम कंडीशंस पूरी करेंगे और ग्रांट मिल जाएगी। चूंकि इसमें महीने लगने हैं और ऑडिट के बाद गवर्नमेंट ने देना है, तो कंपनी चेक कर ले कि अगर ग्रांट विल बी रिसीव्ड तो उसका अकाउंट फॉर कर लें, अगर नहीं तो अकाउंट फॉर ना करें। तो अब इस पॉइंट में कहीं IS 10 नहीं है, तो ये IS 20 ही की डिस्कशन है। बहरहाल इससे ऊपर वाले तीनों में कोई एतराज? चलें और प्रैक्टिस देख लेते हैं किसी सवाल की। चलिए ये देख लेते हैं। ये पास पेपर का नहीं है, बहरहाल एक बुक से सवाल मिला था, साउथ अफ्रीका की बुक थी, किसी दौर में IS ICAP को बड़ी पसंद थी, ग्रिपिंग IFRS, तो ये उसका एक सवाल है, पास पेपर का नहीं है, इसलिए इतनी लंबी कहानी है, वरना इतनी लंबी कहानियां नहीं होती। बहरहाल एक मुनासिब पास पेपर वो प्रैक्टिस का सवाल है। पहले यहां से यहां तक की अंग्रेजी पढ़ लें, फिर एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। जी पहला पैराग्राफ, ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 11, और डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू 18 मार्च। तो 31 दिसंबर के बाद 18 मार्च तक ये IS 10 फेज है। और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस विद रीजंस, ना भी कहता तो विद रीजन थी, कि ईच ऑफ द अबव इवेंट का हमने क्या करना है। चलिए पॉइंट ए, हाँ जी, हमारा एक कंपेटिटर था, उसने अपने MP3 प्लेयर्स की प्राइस रिड्यूस कर दी ईयर एंड के बाद इन जनवरी, और वो काफी अरसे से एक नई टेक्नोलॉजी पे मेहनत कर रहा था, और उसके बाद ही वो ये कर सका। और वो ये मेहनत खामोशी से नहीं कर रहा था, ये मार्केट में पूरी खबर मशहूर थी। द चेंज इन टेक्नोलॉजी वाज वेल नोन इन मार्केट बिफोर ईयर एंड। तो लोगों की सोच बदल चुकी हुई थी टेक्नोलॉजी चेंज होने की, बस वो किसी मूव का इंतजार कर रहे थे, तो कंपेटिटर ने कर दी वो मूव। तो इसलिए हमारे स्टॉक जो कि ईयर एंड पे जब था तो उसकी वैल्यू हमने इतनी मानी थी, इतनी 6.5 मिलियन पे शामिल किया हुआ था, लेकिन इस नई कंपेटिटर की हरकत की वजह से उसकी वैल्यू अब हम समझ रहे हैं कि गिर के 5 मिलियन हो गई है। तो ये पब्लिक के नॉलेज में है, टेक्नोलॉजी चेंज, उसकी वजह से अब सप्लाई जो कंपेटिटर है उसने प्राइस कम कर ली। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है। अब इसके जवाब में हमने ये भी बताना है कि हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू गिरना एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ये हुआ है कंपेटिटर की प्राइस रिडक्शन की वजह से, जो कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से थी, जो कि पब्लिकली नोन थी। तो ट्रीटमेंट क्या करें? हम अपनी इन्वेंट्री को 6.5 मिलियन से राइट डाउन करके 5 मिलियन पे ले आएंगे। ये तीनों चीजें शामिल, ये आंसर है इसका। पॉइंट ए पे कोई एतराज? कोई अंग्रेजी का मतलब समझ रहा हूं बेटा? अगर दूसरों को ना पता होता, ये छुप छुप के काम कर रहा होता, तो फिर नॉन एडजस्टिंग होता। क्योंकि मैंने कहा था ना, इन्वेंट्री की वैल्यू कम होने की दो ही वजह है, या उसमें कोई फिजिकल खराबी है या कस्टमर्स की सोच बदल गई थी। तो जब वो कर ही छुप के रहा था तो कस्टमर्स की सोच तो नहीं बदली थी ना ईयर एंड पे। बी, तो इन्वेंट्री एसिटी है। क्या पूछिए, ए या बी? ए। हाँ, तो इन्वेंट्री और डेटर, तो मैंने मिसाल दी थी ना। असल बात तो ये थी कि अगर ईयर एंड से पहले ही एसेट के हालात खराब हो चुके हुए हैं तो हमें इसको डाउन कर लेना चाहिए, तो वो पीपी पे भी लग सकती है बात। वो तो मिसालों में मैंने इन्वेंट्री कहा हुआ है, वो भी वो जो मैंने मिसालों में डेटर के बैड डेट रिकवरी कहा था,
ये जो हम लोगों ने इन्वेंट्री और डेटर को मिसालों में लिया था ना, इसकी जगह पीपी भी हो सकता है। हमें ईयर एंड के बाद पता चला, जब उस मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस खुली तो पता चला तो पहले से डैमेज थी, हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्यों नहीं की, अब कर लें। तो चूंकि पहले ही डैमेज थी तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मिसाल सिर्फ इन्वेंट्री डेटर की बताई थी, वरना पीपी पे भी लगेगी। हाँ जी, बी क्यों नॉन एडजस्टिंग? क्योंकि जो हमारी इन्वेंट्री है वो तबाह हुई है फ्लड की वजह से, और वो हुई है फरवरी में। तो इसकी वैल्यू जो 3 मिलियन बताई हुई है, इसको हम एडजस्ट तो नहीं करेंगे, बस डिस्क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसको जब नॉन एडजस्टिंग कह रहे होंगे ना, तो वजह हमने सवाल से निकाल के देनी है कि ये जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई है ये फ्लड की वजह से हुई है जो फरवरी में आया है। तो ये रीजन सवाल से निकाल के देनी है। बी पे कोई एतराज? सी? हाँ जी, सी। हमारा एक डेटर है जो कि लिक्विडेशन में चला गया, यानी बैंकरप्ट हो गया, और उसके बैंकरप्ट होने की रीजन नहीं बताई हुई, तो इसलिए ये एडजस्टिंग है। और इसके जवाब में भी हम यही कह रहे होंगे कि डेटर का बैंकरप्ट होना एडजस्टिंग है, क्योंकि इसकी कोई ऑब्वियस रीजन ईयर एंड के बाद राइज नहीं हुई, इसलिए ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी ईयर एंड पे ही था, तो एडजस्टिंग। और हम इस 4 लाख को बैड डेट बना लेंगे, और डी भी इसी से मिलता जुलता ही है, जिसमें भी डेटर बैंकरप्ट हो रहा है। हाँ जी, हमारा एक और कस्टमर है। अब ये उसकी कहानी है कि उसका भी चूंकि समुद्र के करीब ही था आउटलेट, और वो जो सैलाब आया था उससे इसकी भी आउटलेट अफेक्ट हुई है, और उसकी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई, जिसकी वजह से वो बिजनेस खराब हुआ और बैंक्रप्सी की तरफ चला गया। तो अब बैंक्रप्सी का रीजन उसी सैलाब से तबाह होना है, तो नॉन एडजस्टिंग है। ये जो अंग्रेजी है ना, मैनेजमेंट ऑफ महमूद लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट इट इज अनलाइकली, क्या हुआ, दैट इट इज अनलाइकली दैट मोर देन ₹0.3 इन ₹1 विल बी पेड। इस शेयर में शायद ये कहना चाह रहा है कि ₹1 में से बस 30 पैसे ही रिकवर होंगे, उससे ज्यादा रिकवर नहीं होंगे। तो ₹1 में 30 पैसे मतलब 30%। तो इस अंग्रेजी का मतलब है कि हमें लगता है कि अनलाइकली है कि 30% से ज्यादा रिकवरी होगी। तो इस लाइन का क्या इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं है। होता अगर हमने इसको बैड डेट करना होता, अगर एडजस्टिंग होता, तो कितना राइट ऑफ कर देते? 70%। तो अब हम इसके जवाब में कह रहे होंगे कि ये नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि वो बैंक्रप्सी उसी फ्लड की वजह से हुई है जो ईयर एंड के बाद आया, तो ये नॉन एडजस्टिंग है, और ये मैटर हम सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। 5वां, हाँ जी, ये IS 10 से ही बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि 18 मार्च को IS 10 खत्म हो गया था, ये 19 मार्च का वाकया है। तो ये IS 10 के स्कोप से बाहर निकल गया, इसलिए ना ही एडजस्टिंग है और ना ही इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। ये होता है जी IS 10। ये मैंने बड़े स्लो स्लो सवाल कराए। पहले मैं सुबह ये सोच के आया था कि आधा घंटा ना आपको नया IS पढ़ाता हूँ, तो फिर वो जो शुरू में को 10-15 मिनट लग गए, तो मैंने कहा चलो फिर कल नए जज्बे के साथ नया IS शुरू करेंगे। अब वो जो कल शुरू करना है ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन तकरीबन मस्ट अपीयर है, तकरीबन। और आपको थोड़ी बहुत वो लॉ से रिलेटेड लगेंगी चीजें। IS 10 बस इतना ही है। थोड़ी बहुत टेस्टिंग इसकी, जो अगला IS 37 पढ़ाना है, थोड़ी बहुत टेस्टिंग उसकी उसके साथ मिक्स हो जाती है इंडिविजुअली, बस ये इतने जोगा ही है IS 10। चलें ठीक है, कल से इंशाल्लाह नए जज्बे के साथ नया टॉपिक। ठीक है, अल्लाह।